नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम आपके लिए पशु परिचर और बीएसटीसी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस सेशन में हम आपको राजस्थान के जीके जीएस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके क्वेश्चन इस सेशन का मजा लेना दोस्तों। तो हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला सेशन हमारे स्क्रीन पे आ गया। आप सभी को बताना है कि हल षष्ठी किस तिथि को मनाई जाती है। हल षष्ठी किस तिथि को मनाई जाती है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर श्रावण कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को या श्रावण शुक्ल षष्ठी को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। हल षष्ठी कब मनाई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भादवा तिथि की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी मनाई जाती है। इसी के साथ और बात करें, आपको पूछे बलराम, श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों, श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ इसे ऊब षष्ठी भी कहते हैं, ऊबी षष्ठी भी कहते हैं। ध्यान में रखना, इसका नाम है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। ऑप्शन है नंगला जहाज में, मुकाम तालवा में, पीपासर में या धौलीधूप गांव में। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात कर रहा है तो वो कहाँ पर होगी दोस्तों। तो वो होगी दोस्तों नंगला जहाज। नंगला जहाज ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ और बात करें, धौलीधूप गांव की बात करें तो लालदास जी जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था, लालदास जी की जन्म हुआ था। यहाँ पर लालदास जी का जन्म हुआ था धौलीधूप गांव में। पीपासर की बात करें तो पीपासर में किनका जन्म हुआ था। जाम्बोजी का। जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर में। और जाम्बोजी की प्रधान पीठ कहाँ पर है। मुकाम तालवा में। जाम्बोजी की प्रधान पीठ मुकाम तालवा में, जिन्होंने विष्णु धर्म चलवाया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या बूंदी में। तो राइट आंसर कौन सा होगा। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार या कजली तीज का मेला कहाँ पर बढ़ता है या मनाया जाता है। तो कजली तीज का मेला बढ़ता है दोस्तों बूंदी में। ध्यान में रखना, बूंदी में बढ़ता है कजली तीज का मेला। यदि आपको तीज का मेला पूछे या छोटी तीज का मेला पूछे तो वो बढ़ता है जयपुर में। ध्यान में रखना, कब मनाई जाती है कजली तीज। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। उदयपुर की बात करें तो गुलाबी गणगौर दोस्तों, गुलाबी गणगौर का मेला पड़ता है। यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉम ने काय की गणगौर का वर्णन किया है तो वो उन्होंने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता था। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता था या कौन सी सभ्यता को कहा जाता था। ऑप्शन है हमारे आहड़ को, रेड सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को या बेराट सभ्यता को। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा, रेड सभ्यता को। रेड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे। ढील नदी के किनारे। ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता है। और इसी की बात पूछे तो रेड सभ्यता कहाँ पर है। टोंक में। टोंक की सभ्यता है रेड, तो इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। यहाँ पर 3000 सोने के सिक्के मिले हैं, इसका रन दोस्तों। चलिए और बात करनी है आहड़। तो आहड़ कहाँ पर है। उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है। उदयपुर में। और कौन सी नदी के। बेडस नदी या आयर नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे भी है। कालीबंगा कहाँ पर है। हनुमानगढ़ में, गग्गा नदी के किनारे। और बैराट भीलवाड़ा में। बैराट कहाँ पर है। भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। निम्न में से कौन
मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए जुगल किशोर चतुर्वेदी, उदयभान सिंह, मणिकैलाल वर्मा या शोभाराम कुमावत। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो थे शोभाराम कुमावत। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? ऑप्शन है जैसलमेर में, नाथद्वारा में, जोधपुर में या उदयपुर में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है? तो बिना ईश्वर की बात करें तो बिना ईश्वर की गणगौर है जैसलमेर में पूजी जाती है। ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, जैसलमेर ए राइट हो जाएगा। गणगौर का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो गणगौर का मेला पड़ता है जयपुर में। जयपुर में गणगौर का मेला पड़ता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आगे हमारा क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज तो क्या कहते हैं? हमारी भाषा में बोले नुक्ता। नुक्ता कहते हैं हम। बाहरी मृत्यु भोज होता है उसे नुक्ता। तो क्या कहते हैं उसे राजस्थान में? ऑप्शन है दोगमनिया, मौसर, वर्सोद या खरड़ा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मौसर। मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। और जोसर की बात करें, मौसर के साथ एक शब्द होता है जोसर। तो जोसर होता है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज दोस्तों। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज कहलाता है जोसर। वर्सोद क्या होता है? मृत व्यक्ति के 12 महीनों के बाद किया गया भोज। ऐसे खरड़ा क्या है? तो खरड़ा है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के शोक करने के लिए जिस स्थान निश्चित किया जाता है, वह स्थान जहाँ पर मृत व्यक्ति के मृत्यु का शोक किया जाता है, वो उसे खरड़ा कहते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कौन सी भाषा को भीली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी भाषा है जिसे भीली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे मेवाड़ी, अहिरवाटी, बागड़ी या खेराड़ी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सी भाषा है जिसे भीली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बागड़ी भाषा। बागड़ी भाषा को हम भीली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बागड़ी भाषा संत मावजी के ग्रंथ बागड़ी भाषा में लिखे हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका दोस्तों कि कौन सी भाषा को भीली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार आ भी चुका है। खेराड़ी बात करें तो सबसे कर्कश बोली यानी सबसे कठिन बोली है दोस्तों खेराड़ी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मोहनोत नैंसी किसके दरबार के कवि थे? मोहनोत नैंसी किसके दरबार के कवि थे? ऑप्शन है मान सिंह राठौड़ के, राव मालदेव के, राव चंद्रसेन के या जसवंत सिंह के। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रेगुलर राजस्थान जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ये मोहनोत नैंसी किसके दरबार के कवि थे? तो वो थे दोस्तों जसवंत सिंह के। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। जसवंत सिंह के दरबार के कवि थे मोहनोत नैंसी। राव चंद्रसेन की बात करें तो राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रज कहा जाता है। प्रताप का अग्रज या मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है इसे। भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। मानसिंह राठौड़ इसके दरबारी कवि कौन से? तो बाकीदास इसके दरबारी कवि थे जिन्होंने बाकीदास की ख्यात लिखी। मोहनोत नैंसी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एलपी टेस्टिटोरी ने किसे डिंगल का हेरोन्स कहा? एलपी टेस्टिटोरी ने किसे डिंगल का हेरोन्स कहा? ऑप्शन है मोहनोत नैंसी को, पृथ्वीराज राठौड़ को, दुर्सा हाड़ा को या बाकीदास को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो मोहनोत नैंसी एलपी टेस्टिटोरी ने किसे कहा था डिंगल का हेरोन्स? तो वो कहा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। ध्यान में रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
और इसी के साथ बात करें तो पातल पीतल दोस्तों एक रचना है दोस्तों, पातल पीतल, कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है पातल पीतल। तो इन्होंने, कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को इस रचना में पीतल कहा था। ध्यान में रखना, पातल किसे कहा था? महाराणा प्रताप को। तो आपको पूछ सकता है कि कन्हैयालाल ने अपनी रचना में पीतल किसे कहा था? तो किसे कहा था? वो कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1440 ईस्वी की, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, दोस्तों दो पहला भी 1460 है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 की, या राज प्रशस्ति 1676 की। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन डालता है? तो वो डालता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति डालती है। इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन आ गया, बेनेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? बेनेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और जोधपुर में। तो उत्तर बताइए इसमें कौन सा राइट होगा। अरे एक बात और पूछनी है दोस्तों, हम आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आए या मिक्सअप ही लेकर आए? दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आए तो पहले हमने देवियों के करवा दे, फिर लोक देवताओं के करवा दे, या ऐसे लेकर आए या मिक्सअप चलने दे, ये भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। तो बेनेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, डूंगरपुर में स्थित है बेनेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यह इन बेनेश्वर धाम का निर्माण किसने किया था? संत माऊ जी ने। संत माऊ जी ने। यहाँ पर शिव जी की खंडित प्रतिमा है दोस्तों, ये खंडित मूर्ति है शिव जी की जिसकी पूजा की जाती है, ये भी ध्यान में रखना। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेनेश्वर धाम को। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किसके द्वारा रचित है? चेतावनी राज चंगुटिया नामक रचना किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है केसरी सिंह भारत के द्वारा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, प्रताप सिंह भारत के द्वारा, या जोरावर सिंह भारत के द्वारा। तो चेतावनी राज चुंदड़िया या चुंगटिया नामक रचना किसकी है? तो वो है केसरी सिंह भारत के द्वारा। केसरी सिंह भारत के द्वारा रचित है। 13 सोट है इसमें, कितने? 13, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला पत्थरों व पहाड़ियों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पत्थरों और पहाड़ियों की नगरी, तो हमारी राजस्थानी भाषा में देखो दोस्तों पहाड़ को क्या कहते हैं? तो पहाड़ को हमारे यहाँ पर कहते हैं डूंगर। पहाड़ को क्या कहते हैं? डूंगर। डूंगर पहाड़ को हमारी राजस्थान भाषा में, जयपुर साइड में, आपके साइड हो ये तो पता नहीं, पर जयपुर साइड में पहाड़ को डूंगर कहा जाता है। तो डूंगर से क्या बना? डूंगरपुर। तो पहाड़ियों की नगरी कौन सी होगी? डूंगरपुर। तो ध्यान में रखना, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान के कौन से जिले में मेरा महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान के कौन से जिले में मेरा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो बताइए राजस्थान के कौन से जिले में मेरा महोत्सव मनाया जाता है? मेरा महोत्सव वहीं पर मनाया जाएगा जहां मेरा संबंधित, जिससे मेरा संबंधित होगी। तो बात करें जैसलमेर से मेरा संबंधित नहीं है, जोधपुर से नहीं है और बाड़मेर, तीनों से नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर मारवाड़ के इलाके हैं, ये भारतीय प्रदेश है दोस्तों जैसलमेर। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो मीरा का विवाह हुआ था चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पर मीरा मंदिर भी स्थित है। तो भोजराज के साथ विवाह हुआ था, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। केसरी सिंह भारत ने किसके सहयोग से वीर भारत सभा की स्थापना की? केसरी सिंह भारत ने किसके सहयोग से वीर भारत सभा की स्थापना की? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक के सहयोग से, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के सहयोग से, महात्मा गांधी के, या अर्जुनलाल शेट्टी के। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के सहयोग की थी, भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या कितनी है? राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 17,
50, 33, 20। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहां पर शिकार करना मना है। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। तो जहां पर शिकार करना मना है दोस्तों, जहां पर शिकार करना मना है, तो वो कितने क्षेत्र है राजस्थान में? तो पहले हमारे जिले थे दोस्तों 33 जिले थे। तो कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र थे तब? 33। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 33। तो ध्यान में रखना, पहले जिले 33, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? वो भी 33। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राज्य के किस लोक वाद्य, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूफ हार्प भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूफ हार्प भी कहा जाता है? ऑप्शन है रावणत्ते को, मोरचंग को, खडताल को या मंजीरे को। तो जूफ हार्प किसे कहा जाता है? तो जूफ हार्प की बात करें तो मोरचंग को दोस्तों, मोरचंग को जूफ हार्प कहा जाता है। कौन सा राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर होगा। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है, ध्यान में रखना। इसी को देख के दोस्तों ये कहा जाता है कि राजस्थानी अपनी मूंछों से भी संगीत बजा सकते हैं, राजस्थानी अपनी मूंछों से भी संगीत बजा सकते हैं। इसी वाद्य यंत्र के कारण कहा जाता है ये उद्घोष, ये वाक्य। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है या कहां पर है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो वो कहां पर है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में या कुंभलगढ़ में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो महाराणा प्रताप की जन्मभूमि तो वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पूरा परिचय दे देता हूं महाराणा प्रताप का आपको इस वीडियो में। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो कब हुआ था? ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को। विक्रम संवत कौन सा था? 1597 को। 1597 में ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल के जूनी कचेरी में। ध्यान में रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग के कुंभलगढ़ दुर्ग में, उसके बादल महल के जूनी कचेरी कक्ष में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो महाराणा प्रताप के बारे में ध्यान रखना आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है राज्य में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है। राज्य में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है। तो कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन है डग, चांदन, कुम्हेर और नोहर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो मालवी और बात करें गिर नस्ल, तो मालवी नस्ल कहां पर है? एमपी में पाई जाती है मालवी नस्ल ज्यादा, या एमपी साइड का एरिया दोस्तों, जो राजस्थान के कौन कौन से एरिया सटे हुए हैं इससे। तो राजस्थान में झालावाड़ हो सकता है, इसमें चित्तौड़गढ़ हो सकता है और बांसवाड़ा हो सकता है। गिर नस्ल की गाय की बात करें दोस्तों, तो गिर नस्ल की गाय की बात करें तो गुजरात के एरिया में है, गुजरात में आता है गिर। तो ये राजस्थान के कौन से एरिया में पाई जाती है? तो अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ एरिया में पाई जाती है। तो इसका प्रजनन केंद्र भी उसी दिशा में होगा या उसी साइड होगा। तो देखिए जैसलमेर की बात करें तो पश्चिमी इलाका आ गया, पर ये कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी इलाका है। तो दक्षिणी पूर्वी इलाका कौन सा होगा? कुम्हेर, भरतपुर ये नहीं होगा दोस्तों, नौहर, हनुमानगढ़ नहीं होगा। कौन सा होगा? डग, झालावाड़ होगा। आपको एरिया पता लगाना है दोस्तों कि इस एरिया की नस्ल या इस एरिया की गाय कहां पर होती है, और उसके आसपास के एरिया में इसका प्रजनन केंद्र भी होगा। चलिए इसी के साथ ए राइट आंसर होगा इसमें, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि राजपूताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजपूताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुंवर चूडा को, कुंवर पृथ्वी सिंह को, राय मल्ल को या राणा लाखा को। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राजपूताने का भीष्म पितामह तो किसे कहा जाता है? तो कुंवर चूडा को कहा जाता है दोस्तों। कुंवर चूडा किसके पुत्र थे? तो राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के पुत्र या लक्ष्य सिंह के पुत्र थे कुंवर चूडा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जेबान स्थित है? किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जेबान स्थित है? ऑप्शन है नाहरगढ़ के में,
आमेर के दुर्ग में, धाराधारगढ़ के दुर्ग में, या जयगढ़ दुर्ग में? तो एशिया की विशाल तोप कहां पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ सुनते होगे दोस्तों आप, यदि कोई भी कुछ काम हो जाता है या कहते हैं ना कि जयगढ़ की तोप है क्या तू, क्या होता है जयगढ़ की तोप, तो वो इसलिए कहते हैं कि जयगढ़ की जयवान तोप है जयगढ़ दुर्ग में, तो उसी के लिए ये कहावत पड़ी कि तू क्या जयगढ़ की तोप है क्या, जयगढ़ की तोप है क्या। हमारे राजस्थान में या जयपुर इलाके में ये वाक्य अधिकतर बोला जाता है कि कुछ भी वो काम हो जाता है या कोई कार्य नहीं करते तो हम ऐसे कहते हैं क्या तू जयगढ़ की तोप है क्या। तो ऐसे है दोस्तों, तो इसके नाम भी पड़ा जयगढ़ की तोप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक प्रभाव वाली नदी कौन सी है? निम्न में से आंतरिक प्रभाव वाली नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की बात करें जो जमीन के अंदर ही अंदर बहती है दोस्तों, वो कौन सी नदी है? लूनी, साबरमती, बनास या कांतली? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो आंतरिक प्रवाह की नदी, तो ये नदियां अधिकतर दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, शेखावाटी क्षेत्र में बहती है दोस्तों। तो शेखावाटी क्षेत्रों में बहती है ये नदियां। तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है कांतली नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है जो नीम का थाना में है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया हमारा, तो आपको बताना है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति या अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन है विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के नेता को, विधानसभा के विरोधी दल के नेता को, विधानसभा के विरोधी दल के सदस्य को, या समिति के किसी सदस्य को। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष। तो वो होता है दोस्तों समिति के किसी सदस्य को नियुक्त करता है। ऑप्शन फोर्थ होगा या डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन है मंडन और महेश, जैता और कुपा, नापा और मेपा, या अत्रि और महेश भट्ट। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा आपका डी अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। डी राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने लिखी थी, ध्यान में रखना। मंडन की बात करें तो ये वास्तुकार था, ध्यान में रखना। सॉरी दोस्तों, वास्तुकार तो ये चारों थे दोस्तों, जैता, कुपा, नाथा और मेपा। जैता, कुपा और नाथा और मेपा थे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि विश्व में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? विश्व में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन है रोपड़ से, रंगपुर से, बागोर से, या कालीबंगा से। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। कहां पर है? वर्तमान में हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में वर्तमान में, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ये भी ध्यान में रखना। खोज किसने की? तो खोज की बात करें, खुदाई की बात करें तो वो थी अमलानंद घोष ने की थी। बाद में विस्तृत खोज किसने की? वो की थी वीके थापर और वीबी लाल ने। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? ऑप्शन है हमारे हकीम का सूर, अजमल खां, रहमान खां, या जफर खां। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? हकीम का सूरी थे। ऑप्शन ए राइट होगा, हकीम का सूरी। तो शेरशाह सूरी के भतीजे थे दोस्तों। कौन किसके? शेरशाह सूरी के भतीजे थे ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किसी किसान आयोग के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? किसी किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है बूंदी आंदोलन के में, विजोलिया के आंदोलन में,
बेंगो आंदोलन में या अलवर आंदोलन में? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो किस किसान आंदोलन के लिए किया गया? तो वो होगा बेंगो किसान आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन का उत्तर दीजिए फिर हमारा कि बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन थे? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दयालदास जी, श्यामलदास जी, बाकीदास जी या नैन्सी जी। तो बात करें नैन्सी की ख्यात, तो नैन्सी की ख्यात जोधपुर के बारे में बताती है। बाकीदास की ख्यात भी जोधपुर क्षेत्र के बारे में बताती है। दयालदास की ख्यात की बात करें तो बीकानेर राठौड़ों का इतिहास बताती है। तो इसे बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं और दयालदास की ख्यात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किसी चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो इसमें सी राइट आंसर होगा, इंसांग ने की थी। सी राइट आंसर होगा, भीनमाल की यात्रा। भीनमाल में पर किस प्रतिहार शासक ने भीनमाल में अपनी शाखा स्थापित की? तो वो की थी नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार शासक का संस्थापक माना जाता है या भीनमाल में प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ये ध्यान में रखना। एनसांग ने भीनमाल को क्या कहा था? क्वेश्चन बन सकता है एनसांग ने भीनमाल को क्या कहा? तो पोलो बोलो कहा था। क्या कहा था? पोलो बोलो। तो पोलो बोलो कहा था। ध्यान में रखना, अटपटा नाम है पर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? क्वेश्चन आ चुका, अभी अभी मैंने बताया। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। प्रतिहार वंश के पहले प्रतापी राजा थे। ध्यान में रखना, इन्होंने भीनमाल में प्रतिहार वंश की शाखा स्थापित की और बाई पर कौन सा? भीनमाल जालोर में प्रतिहार वंश की शाखा स्थापित की। जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में और अलाउद्दीन खिलजी ने किससे जीत लिया? वीरमदेव सोनगना से या कानड़ देव से जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था यह बताइए। ऑप्शन है उदय सिंह, मदनपाल, विनय सिंह या राम सिंह। तो सब सिंह ही सिंह है, तो कौन सा सिंह होगा आपको बताना है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में से भी सब सिंह ही है, उदय सिंह होगा इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ऑप्शन है मिहिर भोज के में, रामभद्र के में, वसराज के में या भोज द्वितीय के में। तो ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो मिहिर भोज के शासनकाल में की गई थी। ध्यान में रखना, मिहिर भोज को राजस्थान का प्रथम पितृअंता भी कहा जाता है, या प्रतिहार वंश का और राजस्थान का प्रथम पितृअंता मिहिर भोज है। इनके पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी इन्होंने। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन है लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन है गाय की एक प्रजाति, खनिज पट्टी, भूगर्भिक जल की पट्टी या वन्यजीव श्रृंखला। तो लाठी सीरीज है भूगर्भिक जल की पट्टी है लाठी सीरीज। सी राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भिक जल की पट्टी है लाठी सीरीज। ध्यान में रखना, कहां पर है? नागौर क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहां पर क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिण भाग में स्थित 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? राज्य के दक्षिण भाग में स्थित 56 का मैदान किस नदी बेसिन के बीच में स्थित है? किस नदी बेसिन में है? ऑप्शन है बनास में, चंबल में, माई में या लोनी में। तो 56 का मैदान कौन सी नदी में? तो वो है माई नदी। ऑप्शन सी राइट होगा। 56 का मैदान कौन कौन से राज्यों में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। 56 का मैदान कौन कौन से राज्यों में? तो बताइए कौन कौन से राज्य 56 के मैदान में? तो वो हो जाएगा दोस्तों, एक तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनके बीच है 56 का मैदान। इनके बीच के प्रदेश को, बांसवाड़ा और प्रताप प्रदेश को काठल का मैदान भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में काठल का मैदान भी होता है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में मेवल का मैदान है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कार्यरत है?
राजस्थान के किस जिले में ऊन विश्लेषण कार्य प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसमें बीकानेर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ, अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किस राठौड़ वंशीय शासक को जांगल दरवास्य की उपाधि दी? औरंगजेब ने किस राठौड़ वंशीय शासक को जांगल दरवास्य की उपाधि दी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो क्वेश्चन को याद भी कर लेना और इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन है कर्ण सिंह, रतन सिंह, राय सिंह या अनूप सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कर्ण सिंह को क्या आता है, जांगल दरवास्य। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो एक और आ गया दोस्तों प्रतिहार वंश, तो इसका बताना है कि हरिश्चंद्र ने कहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और उसने किस राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन है मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर। तो आपको बात करें, आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए, तो मंडोर में है दोस्तों प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र ने जहाँ पर राजधानी बनाई, मंडोर को बनाई थी। मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के प्रथम संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक हरिश्चंद्र थे। ध्यान में रखना, प्रतिहार वंश के प्रथम संस्थापक राजा कौन थे, हरिश्चंद्र थे, ये भी ध्यान में रखना। और इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाई। और भीनमाल में किसने बनाया, तो भीनमाल में नागभट्ट प्रथम ने बनाया। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और इसी के साथ अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। आज से हम आपके लिए रेगुलर राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो परीक्षाओं के लिए, पशुपालन, पीटी, बीएसटीसी और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे राजस्थान जीके के। तो इसके क्या दोस्तों, कमेंट में ये भी बता देना है कि आपको या टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए या ऐसे मिक्सअप चाहिए, कमेंट में ये भी बता देना। चलो दोस्तों, यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।